सिविलियंस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग पेपर 5 इकोनॉमिक्स में सेक्शन ए का आखिरी चैप्टर जो कि बैंकिंग प्रणाली का रहने वाला है इसको शुरू करेंगे और इसी चैप्टर के साथ हम लोग का सेक्शन ए पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग सेक्शन बी को शुरू करेंगे। तो सेक्शन ए का आखिरी चैप्टर जो कि बैंकिंग प्रणाली का है, जिसमें पहला क्वेश्चन है हम लोग का भारतीय रिजर्व बैंक की संरचना बताएं। और इसी चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, बैंक से संबंधित जो भी प्रावधान है जैसे कि CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, इन सभी चीज़ों को हम लोग इसी क्लास में करेंगे। तो क्वेश्चन है हम लोग का पहला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की संरचना बताएं, यानी कि RBI के बारे में हम लोग को बात करना है और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य बताएं। तो RBI का संरचना किस प्रकार से है और RBI का प्रमुख कार्य क्या क्या है, इन सभी चीज़ों को हम लोग को इस क्वेश्चन में बात करना है। तो RBI जो कि भारत का क्या है, केंद्रीय बैंक है। और अगर आधुनिक अर्थव्यवस्था में बात किया जाए तो केंद्रीय बैंक काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था होता है और लगभग क्या होता है, प्रत्येक देश का अपना एक केंद्रीय बैंक है। तो भारत का भी जाहिर सी बात है अपना एक केंद्रीय बैंक होगा। तो भारत को अपना पहला केंद्रीय बैंक सन 1935 में मिला है, ये ध्यान रखना है। RBI का गठन 1935 में 1 अप्रैल 1935 में हुआ। तो यंग हिल्टन कमीशन, ये ध्यान रखना है कि यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI कानून पारित हुआ और इसके फलस्वरूप 5 करोड़ की राशि से 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक का गठन हुआ। तो RBI का गठन कौन सी कमेटी के सिफारिश पर किया गया था, तो यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर 1934 में RBI कानून पारित हुआ और 5 करोड़ की राशि के साथ 1 अप्रैल 1935 को RBI का गठन हुआ। उसके बाद 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी कि अब RBI पर कंट्रोल भारत सरकार का हो जाएगा, क्योंकि आज़ादी मिल गया भारत को। तो आज़ादी के बाद RBI पर कंट्रोल भारत सरकार का होगा, यानी कि इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। इसके साथ ही साथ इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो कि दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में और मुंबई में। तो ये चारों क्षेत्रीय कार्यालय आपको ध्यान रखना है, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई, सारे महानगर में RBI का क्षेत्रीय कार्यालय है। RBI ने सामान्य प्रबंधन और निर्देशन का कार्य 20 सदस्यों के एक केंद्रीय निदेशक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। यानी कि RBI के जो भी कार्य हैं, जो प्रबंधन है, निर्देशन है, इन सभी कार्यों को करने के लिए 20 सदस्य का एक केंद्रीय निर्देशक मंडल होता है, जिसमें से 1 गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। और स्वतंत्र भारत के प्रथम RBI का गवर्नर जो थे वे CD देशमुख थे। ये नाम भी आपको याद रखना है क्योंकि RBI का पहला गवर्नर है आज़ादी के बाद, जबकि RBI के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। और संजय मल्होत्रा जो बने ये भारत के आज़ादी के बाद 26वें गवर्नर बने, तो ये भी ध्यान रखना है। तो RBI का गठन यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर 1935 में किया गया था, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके अलावा RBI का 4 क्षेत्रीय कार्यालय है, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में है। RBI में 20 सदस्यों का एक निदेशक मंडल होता है, जिसमें 1 गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। स्वतंत्र भारत में RBI का प्रथम गवर्नर जो थे वे CD देशमुख थे, जबकि RBI के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं जो कि 26वें गवर्नर है। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं हम लोग RBI का कार्य क्या है। तो नोटों का निर्गमन करना। तो RBI 1 रुपये के नोट या सिक्के या इससे छोटे सिक्के को छोड़कर शेष सभी प्रकार के नोट जारी करता है। यानी कि 1 रुपये का नोट हो गया या फिर 1 रुपये का सिक्का हो गया या फिर इससे छोटा सिक्का जैसे कि 50 पैसा का सिक्का था। तो इन सभी सिक्कों को छोड़कर जितने भी बड़े बड़े नोट हैं वो सभी नोट मुख्य रूप से RBI के द्वारा ही जारी किया जाता है। और जो 1 रुपये का नोट हो गया या सिक्का हो गया, इन सभी सिक्कों को मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, जिन पर सचिव का सिग्नेचर भी होता है। तो ये ध्यान देना है कि 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें वित्त सचिव का हस्ताक्षर होते हैं। नोट छापने हेतु RBI न्यूनतम आरक्षीय अनुपात प्रणाली यानी कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम का सहारा लेती है और इसके तहत RBI के पास स्वर्ण एवं विदेशी ऋण मिलाकर 200 करोड़ की संपत्ति रखनी होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि RBI अपने मनमर्जी से जितना नोट चाहे उतना छाप दे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसमें से एक प्रॉब्लम आता है इन्फ्लेशन आता है। एक लड़के ने कमेंट किया था पिछला जो बैच चल रहा था इकोनॉमिक्स का, तो उसमें कि RBI बहुत सारे नोट को क्यों नहीं छाप देती है। तो अगर बहुत सारे नोट को छाप देगी तो जाहिर सी बात है लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, बहुत ज़्यादा मांग हो जाएगा, लेकिन उसकी तुलना में पूर्ति नहीं होगा तो महंगाई आ जाएगा और भारतीय अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि RBI
नोट छापती है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत सारे नोट को छाप कर इकट्ठा करते। तो आरबीआई नोट छापने के लिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम का सहारा लेती है। इसमें क्या होता है कि आरबीआई के पास सोना या फिर विदेशी ऋण मिलाकर कम से कम 200 करोड़ की संपत्ति आरबीआई को अपने पास रखनी होती है। इसमें भी 200 करोड़ में से 115 करोड़ जो होगा वो सोना ग्रुप में होगा और 85 करोड़ रुपया जो होगा विदेशी करेंसी या फिर विदेशी प्रतिभूति के रूप में होना आवश्यक होगा। यानी कि अगर आरबीआई के पास 200 करोड़ की संपत्ति होगी तो ही आरबीआई नोटों को छाप सकती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि यह सरकार का बैंकर होता है। तो आरबीआई क्या करते हैं, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार को आर्थिक सहायता या फिर सलाह देने का कार्य करते हैं। यह बैंकों का बैंक होता है, ये ध्यान रखना। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है क्योंकि इसके तहत बैंक जो कार्य अपने ग्राहक के लिए करता है, यानी कि जो भी वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक होते हैं, वे अपने ग्राहक के लिए जो करते हैं वही काम आरबीआई दूसरे बैंकों के लिए करते हैं। यानी कि जैसे हम लोग एसबीआई से हम लोग लोन लेते हैं, पैसा जमा करते हैं या फिर बहुत सारे कार्य करते हैं हम लोग एसबीआई से, तो एसबीआई जो कार्य हम लोग के लिए करता है आरबीआई वही कार्य एसबीआई के लिए करता है। इसीलिए आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। साख नियंत्रण का काम करती है। तो आरबीआई क्या करती है, साख नियंत्रण यानी कि ऋण को कंट्रोल करने का भी काम करती है। तो इसमें दो तरीके के उपाय आते हैं। एक हो गया परिणात्मक विधि हो गया। परिणात्मक विधि में बैंक दर हो गया। बैंक दर मतलब कि आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को जिस दर पर लोन देती है वह बैंक दर कहलाता है, लेकिन ये दीर्घकाल के लिए होता है। सीआरआर हो गया, अभी देखेंगे हम लोग इसको। खुले बाजार की क्रिया, तरल कोषानुपात में परिवर्तन, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या फिर वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये सभी चीज़ें परिमाणात्मक विधियाँ आती है जिसके परिणाम स्वरूप आरबीआई क्या करता है, साख नियंत्रण को कंट्रोल साख को नियंत्रित करता है, साख को कंट्रोल करने का कार्य करता है, यानी कि ऋण को कंट्रोल करता है। दूसरा आता है गुणात्मक विधि। तो इसमें क्या होता है, चयनित साख नियंत्रण, विभिन्न ब्याज तथा ये हटा दीजिए, अंतरण निर्धारण, साख की राशनिंग, उपभोक्ता साख का नियमन, प्रचार प्रसार और प्रत्यक्ष कार्यवाही। तो ये सारा चीज़ गुणात्मक विधि में आता है। इसके साथ ही साथ आर्थिक आंकड़ों का संग्रहण करना और उसका प्रकाशन करना, सरकारी प्रतिभूति की खरीद एवं बिक्री करना। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग समझ लेते हैं, प्रतिभूति क्या है। प्रतिभूति यानी कि सिक्योरिटी, प्रतिभूति को ही हम लोग सिक्योरिटी बोलते हैं। तो ये भी क्या होता है, एक वित्तीय साधन होता है जो किसी व्यक्ति या फिर संस्था को किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से पैसा उधार लेने या निवेश करने की अनुमति देती है, जिससे मुख्य रूप से हम लोग का शेयर आ जाएगा, बॉन्ड आ जाएगा या फिर अन्य वित्तीय साधन भी शामिल होंगे। तो प्रतिभूति क्या हो गया, एक वित्तीय साधन है जो किसी व्यक्ति या फिर किसी संस्था को किसी अन्य व्यक्ति या फिर संस्था से पैसा उधार लेने या निवेश करने की अनुमति देता है। तो वही कहलाता है हम लोग का प्रतिभूति। तो आरबीआई का मुख्य कार्य क्या हो गया, तो सरकार की प्रतिभूति को खरीदना और उनको बेचना। अब सरकार की प्रतिभूति को खरीदने से क्या परिणाम होता है अर्थव्यवस्था में, या फिर बेचने से क्या होता है, तो ये सारा चीज़ हम लोग अभी देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि आईएमएफ में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो आंसर हो जाएगा आरबीआई करता है। तो ये सारी चीज़ ध्यान रखना है क्योंकि ये सब एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। रुपये के विदेशी विनिमय पर नियंत्रण करती है तथा इसके तहत रुपये के विनिमय मूल्य को स्थिर बनाए रखने के उद्देश्य से आरबीआई विदेशी मुद्रा रखता है, यानी कि जो भी विदेशी मुद्रा है वो मुख्य रूप से आरबीआई ही रखते हैं। और साथ ही साथ विदेशी विनिमय पर भी कंट्रोल आरबीआई का ही होता है। तो ये दो प्रकार की विधि हो गया, एक तो परिणात्मक विधि हो गया और एक गुणात्मक विधि हो गया, जिसके माध्यम से आरबीआई क्या करता है, जो ऋण है उस पर कंट्रोल करते हैं। अब देखते हैं आरबीआई का विकासात्मक कार्य। तो आरबीआई वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को 25% शाखाएं एवं एटीएम की सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने में सकारात्मक भूमिका अपनाता है, यानी कि वित्तीय समावेशन को बढ़ाता है। वित्तीय समावेशन मतलब क्या होगा, अधिकतर लोगों को बैंक से जोड़ना, ताकि वे जो असंगठित क्षेत्र हैं, जैसे कि जिनके पास पैसा है, साहूकार हो गया जैसे कि, उनसे अगर आप लोन लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको प्रताड़ित करते हैं, आपका शोषण करते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप बैंक से लोन लें। तो ऐसी स्थिति में आपके गांव में भी बैंक होना चाहिए। तो अगर गांव में बैंक आता है तो आप बैंक से लोन लेंगे, ना कि आप किसी साहूकार से लोन लेंगे। तो यही क्या होता है, वित्तीय समावेशन कहलाता है, यानी कि लोगों को बैंक से जुड़ना ही क्या कहलाता है, वित्तीय समावेशन कहलाता है। और इसी के तहत क्या होगा, 25% शाखा जो होगा बैंक का या फिर एटीएम सुविधा जो होगा वो ग्रामीण क्षेत्र में ही होगा, जिसकी वजह से लोगों में क्या होगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। और वित्तीय समावेशन का चैप्टर भी एक था, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं बोला। इसके अलावा नाबार्ड, जिसका गठन 1982 में किया गया है। फिर आईडीबीआई,
सिडबी, तो सिडबी का गठन हो गया मेरा 1990 में हो गया, एवं मुद्रा बैंक जैसी वित्तीय कंपनियों का विस्तार करता है। तो कम से कम ये दोनों डेट याद रखना, नाबार्ड का गठन 1982 में हुआ है और सिडबी का गठन 1990 में हुआ। फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए नाबार्ड के माध्यम से विशेष निगरानी रखता है और विशेष रूप से रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में निगरानी रखने का काम नाबार्ड करता है। फिर माइक्रो फाइनेंस की निगरानी करता है। तो ये सारा आरबीआई के द्वारा विकासात्मक कार्य किया गया। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, अलग अलग बैंक वित्तीय कंपनी का प्रसार हो रहा है ताकि लोगों को जोड़ा जा सके। फिर क्या हो रहा है कि नाबार्ड के माध्यम से ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए उस पर निगरानी रखने का कार्य भी किया जा रहा है। अब हम लोग आते हैं जो पढ़े ऊपर में परिणात्मक उपाय। तो परिणात्मक उपाय में हम लोग का बैंक दर आ गया, रेपो दर आ गया, रिवर्स रेपो दर, इसी को हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। तो ये सभी चीज़ आते हैं। तो इसको देखते हैं एक एक करके। बैंक दर, तो बैंक दर क्या हो गया? तो वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को यानी कि कमर्शियल बैंक को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। यानी कि आरबीआई, ये हो गया हम लोग का आरबीआई हो गया, और ये हो गया नीचे का कोई बैंक हो गया, मान लेते हैं एसबीआई हो गया। तो आरबीआई एसबीआई को यानी कि जो अन्य वाणिज्यिक बैंक हो इनको दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। तो ऐसा नहीं कि आरबीआई एसबीआई को ऐसे ही पैसा दे देगा, क्योंकि एसबीआई अगर अन्य व्यक्ति को ऋण देता है तो उसके बदले अन्य व्यक्तियों से ब्याज लेता है। तो आरबीआई भी क्या करेगा? एसबीआई से ब्याज लेगा। तो जो ब्याज का जो दर होगा वही दर कहलाएगा बैंक दर। यानी सिंपल सा है कि आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को जो दीर्घकालीन ऋण देता है उस ऋण के बदले उन्हें जो ब्याज मिलती है, आरबीआई को जो ब्याज मिलती है वही क्या कहलाता है? हम लोग का बैंक दर कहलाता है। यह प्रतिभूति के रूप में भी दी जाती है। अगर आरबीआई को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना हो तो बैंक दर बढ़ाई जाती है, और विकास तेज करना लक्ष्य हो तो बैंक दर को कम किया जाता है। अब इसको समझते हैं। तो बैंक दर क्या हो गया? आरबीआई जिस दर से अन्य वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है तो वही क्या कहलाता है? वही दर क्या कहलाता है? बैंक दर कहलाता है। अब अगर आरबीआई क्या करेगी? बैंक दर को बढ़ा देगी। ये हो गया हम लोग का आरबीआई हो गया, और ये हम लोग का अन्य वाणिज्यिक बैंक हो गया लाइक एसबीआई। आरबीआई क्या करता है? अपना बैंक दर को बढ़ाकर 5% कर देता है, एक केस। और दूसरा केस लेते हैं, फिर से आरबीआई हो गया, ये हो गया हम लोग का एसबीआई हो गया। अब आरबीआई क्या करता है? अपना बैंक दर को घटाकर 2% कर देता है। तो अगर आरबीआई 2% की दर से एसबीआई को ऋण देगा तो एसबीआई क्या करेगा? ज़्यादा मात्रा में आरबीआई से पैसा लेगा इसके तुलना में। इसको ए कंडीशन मानते हैं और इसको बी कंडीशन मानते हैं। तो अगर आरबीआई 2% के इंटरेस्ट रेट पर एसबीआई को लोन देगा और यहाँ पे आरबीआई 5% इंटरेस्ट रेट पर एसबीआई को लोन देगा, तो कहाँ पर ज़्यादा लोन लेगा एसबीआई? इस कंडीशन पर लेगा 2% के इंटरेस्ट पर, क्योंकि एसबीआई को कम ब्याज आरबीआई को देना पड़ेगा, 2% देना पड़ेगा। यानी कि अगर 100 रुपये का एसबीआई लोन लेता है तो एसबीआई को 2 रुपये इंटरेस्ट के रूप में आरबीआई को देना पड़ेगा, कंडीशन बी में। कंडीशन ए में क्या होगा? अगर 100 रुपये का लोन लेता है एसबीआई तो 5 रुपये का इंटरेस्ट पे करना होगा एसबीआई को, आरबीआई को। ये होगा कंडीशन ए में। तो जाहिर सी बात है कि कंडीशन बी में एसबीआई क्या करेगा? आरबीआई से ज़्यादा लोन लेगा। अब हम लोग कंडीशन बी को समझते हैं। अगर एसबीआई आरबीआई से लोन लेता है तो वह क्या करेगा? पैसा अपने पास रखेगा क्या? नहीं रखेगा। वह उन पैसों को लोगों में बांटना शुरू करेगा। वो क्या करेगा? लोगों में इसको देना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वे लोगों को फ्री में पैसा बांट देगा। तो ये सभी वैसे व्यक्ति हैं जिनको पैसे की आवश्यकता है, तो वे बैंक आएंगे, बैंक में लोन लेने के लिए ये सभी व्यक्ति आएंगे। तो एसबीआई क्या करेगा? इनको पैसा देंगे, क्योंकि एसबीआई के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है, क्योंकि आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कम रखा है। तो एसबीआई क्या करेगा? इन सभी व्यक्ति को 2% से थोड़ा सा अधिक हो सकता है, 2.5% होगा या फिर 3% होगा। यानी कि एसबीआई जो डिसाइड करेगा उसके आधार पर इन लोगों को लोन देगा। परिणाम क्या होगा? इन सभी लोगों के पास पैसा आ जाएगा। क्योंकि आरबीआई को इंटरेस्ट कम पड़ा है तो जायज़ सी बात है एसबीआई इससे थोड़ा सा बढ़ाकर इन लोगों को देगा, तो इन लोगों के पास पैसा आ जाएगा। अब ये पैसा को क्या करेंगे? मार्केट में जाके खर्च करेंगे, मार्केट में जाके निवेश करेंगे। तो जैसे ही इन लोगों के पास पैसा आता है वैसे ही क्या होता है? मांग बढ़ जाएगा, मार्केट में मांग बढ़ जाएगा। और अगर मांग बढ़ गया और आपूर्ति नहीं हो पाया, मांग बढ़ गया और आपूर्ति नहीं हो पाया, तो यही स्थिति क्या करेगा? मुद्रास्फीति को जन्म देगा। इन्फ्लेशन आ जाएगा, यानी कि महंगाई बढ़ जाएगा।
तो दूसरा कंडीशन में क्या हो गया कि आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट को कम रखा है, तो एसबीआई ज़्यादा लोन लेगा। एसबीआई लोन लेगा तो उसको ग्राहकों को देगा, तो ग्राहक को भी वो कम इंटरेस्ट पे लोन देगा। परिणाम क्या होगा कि अधिकतम लोगों ने लोन लेना शुरू कर देगा। अधिकतम लोग लोन लेंगे तो उनके पास क्या होगा, बहुत ज़्यादा पैसा आएगा तो वही उनको खर्च करेंगे, यानी कि सडनली क्या होगा, मांग बढ़ जाएगा, मार्केट में मांग बढ़ेगा क्योंकि लोगों के पास पैसा आ गया। मांग बढ़ेगा लेकिन आपूर्ति नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति आ जाएगा और मार्केट में महंगाई बढ़ जाएगा। ये हो गया हम लोग का पहला कंडीशन। अब इस कंडीशन को हम लोग समझते हैं, कंडीशन ए को समझते हैं। तो आरबीआई क्या किया, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, जो पहले 2% था उसको बढ़ाकर 5% कर दिया। यानी कि एसबीआई जितना लोन यहाँ पे लिया था कंडीशन बी में, क्या उतना लोन ए में लेगा, तो इसका जवाब होगा नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई क्या कर दिया, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। तो एसबीआई कम पैसा लेगा यहाँ पे, यानी कि एसबीआई के पास क्या होगा, पैसा कम होगा कंडीशन बी की तुलना में। अब अगर एसबीआई के पास पैसा कम होगा तो ये लोगों को लोन भी क्या करेगा, कम दे सकेगा। जैसे यहाँ पे 4 लोगों को लोन दे रहा था तो यहाँ पे 3 ही लोगों को लोन दे पाएगा। क्यों, क्योंकि एसबीआई के पास खुद पैसा की कमी है। अब अगर ये 5% रेट पे अगर आरबीआई से लोन लिया है तो जाहिर सी बात है एसबीआई इन लोगों को 5% से बढ़ाकर कुछ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, 6% हो सकता है, 5.5% हो सकता है, 7% हो सकता है। इस रेट पर इन सभी व्यक्तियों को लोन देगा। अब इन सभी व्यक्तियों को भी क्या पड़ेगा, लोन महंगा पड़ेगा। तो हो सकता है कि ये सभी व्यक्ति लोन नहीं लेंगे। अगर ये लोन नहीं लेंगे तो इनके पास पैसा आएगा क्या, तो इनके पास पैसा नहीं आएगा। और पैसा अगर नहीं आया तो क्या ये खर्च कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्या ये निवेश कर पाएंगे, तो निवेश भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या मांग बढ़ेगा, तो मांग भी नहीं बढ़ेगा। और मांग नहीं बढ़ा तो आपूर्ति और मांग के बीच में जो असंतुलन की स्थिति होगी वो उत्पन्न होगी, नहीं होगी। परिणाम स्वरूप मार्केट में मुद्रास्फीति भी नहीं होगी, महंगाई भी नहीं बढ़ेगी। तो इस प्रकार से पूरा बैंक दर क्या करता है, पूरे अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। तो अगर आरबीआई को मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है तो क्या किया जाएगा, आरबीआई अपने बैंक दर को बढ़ा देंगे। अगर आरबीआई अपना बैंक दर बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है एसबीआई कम पैसा लेगा। एसबीआई कम पैसा लेगा तो अपने ग्राहकों को कम पैसा देगा, और ग्राहक के पास कम पैसा आएगा तो जाहिर सी बात है मांग कम होगा और इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई भी नहीं आएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि आरबीआई को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना हो तो बैंक दर बढ़ाई जाती है। तो ये ध्यान देना है कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई बैंक दर में क्या करेगा, तो बैंक दर को बढ़ाएगा। और विकास को अगर तेज करना है, मार्केट में निवेश करना है, लोगों को रोजगार देना है, तो फिर आरबीआई क्या करेगा, बैंक दर को कम करेगा, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा छोटे मोटे उद्योगों पर कार्य करेंगे, कुटीर उद्योग लगा पाएंगे। तो इसके लिए आरबीआई क्या करेगा, बैंक दर को कम करेगा। तो यही है हम लोग का बैंक दर। अब क्या है कि एसबीआई क्या करेगा, अगर कंडीशन बी को देखें तो आरबीआई 2% रेट पर एसबीआई को लोन दिया, तो ये 2% क्या कहलाएगा, बैंक दर कहलाएगा। ठीक है, ये 2% हम लोग का बैंक दर कहलाएगा। इसको फ्रेश डायग्राम पे समझते हैं। जैसे कि ये हो गया हम लोग का आरबीआई, इसके नीचे हो गया हम लोग का एसबीआई, जो कि क्या वाणिज्यिक बैंक है, कमर्शियल बैंक है। और अब कौन आएंगे, तो इन एसबीआई के जो भी ग्राहक होंगे वे आएंगे। तो आरबीआई क्या करेगा, दीर्घकालीन ऋण देंगे, किसको, एसबीआई को। अब मानते इसका रेट कितना होगा, 2% रेट होगा, तो यही 2% क्या कहलाएगा, बैंक दर कहलाएगा, बैंक दर। यानी कि आरबीआई जिस ब्याज दर पर अपने वाणिज्यिक बैंकों को लोन देती है वही दर क्या कहलाता है, बैंक दर कहलाता है। अब एसबीआई क्या करेगी, इन सभी लोगों को भी लोन देगी, तो हो सकता है ये क्या होगा, थोड़ा सा 2% से ज़्यादा होगा, 3% हो सकता है। तो ये 3% जो ये क्या कहलाएगा, यानी कि एसबीआई अपने ग्राहकों को जिस दर पर लोन देती है, जिस दर पर ऋण देती है, वही दर क्या कहलाता है, रेपो रेट कहलाता है। ये हो गया रेपो रेट। तो एसबीआई अपने लोगों को, अपने कस्टमर को जिस दर पर ब्याज ऋण देती है वही दर क्या कहलाता है, हम लोग का रेपो रेट कहलाता है। अब बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे व्यक्ति के पास पैसा ज़्यादा होता है तो ये अपने पैसे को बैंक में जमा करते हैं, तो बैंक में जमा करते हैं तो बैंक उसके बदले उन लोगों को कुछ इंटरेस्ट देते हैं। तो बैंक लोगों के द्वारा जमा किए गए राशि के बदले जो इंटरेस्ट देते हैं वो कहलाता है हम लोग का रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स
रेपो रेट। तो बैंक दर क्या हो गया, तो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को जिस ब्याज दर पर लोन देती है वही दर क्या कहलाता है, बैंक दर कहलाता है। अब है जो वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को जिस दर पर लोन देती है वो रेपो रेट कहलाता है। और ग्राहक अपने पैसे को एसबीआई या फिर अन्य वाणिज्यिक बैंक में जमा करते हैं तो उसके बदले बैंक उनको जो रेट इंटरेस्ट दर देती है वही क्या कहलाता है, हम लोग का रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। तो उम्मीद है कि ये 3 चीज़ क्लियर होगा, बैंक दर क्या है, रेपो रेट क्या है और रिवर्स रेपो रेट क्या है। प्लस बैंक दर जो किस प्रकार से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालता है। अब क्या है कि अगर बैंक दर ज़्यादा होगा तो रेपो रेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर रेपो रेट ज़्यादा होगा तो बहुत सारे आदमी लोन लेना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि इनको ज़्यादा पैसा पे करना होगा। अब अगर लोन कम लेंगे, लोन अगर लोग कम लेंगे तो लोगों के पास पैसा कम होगा। पैसा अगर कम होगा तो ये खर्च भी कम करेंगे। खर्च अगर कम करेंगे मतलब सिंपल सा मांग कम होगा, क्योंकि आपके पास पैसा होगा तभी तब बहुत सारी चीज़ों को मांग करेंगे। आपको एसी चाहिए, गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, लेकिन पैसा नहीं है तो आपके पास मांग कम होगा। अगर मांग कम होगा तो जो मांग और आपूर्ति का जो साइकिल है वो क्या होगा, अनबैलेंस नहीं होगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा, महंगाई उत्पन्न नहीं होगी, यानी कि मुद्रास्फीति नहीं आएगी। ये हो गया पहला। दूसरा चीज़ क्या हो जाएगा, ये कंडीशन ए मान लेते हैं। कंडीशन बी में क्या हो जाएगा कि बैंक दर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर बैंक दर कम होता है तो एसबीआई ज़्यादा पैसा लेगा। अगर एसबीआई ज़्यादा पैसा लेगा तो वो क्योंकि एसबीआई को कम दर पर ऋण मिला है तो एसबीआई क्या करेगा, उससे थोड़ा सा बढ़ाकर लोगों को ऋण देगा, जो कि इस कंडीशन की तुलना में क्या होगा, सस्ता होगा। मान लेते हैं यहाँ पे रेपो रेट कितना था, 5% था, तो ये कंडीशन था। और यहाँ पे कंडीशन बी लेते हैं, यहाँ पे रेपो रेट कितना है, तो रेपो रेट 2% है। तो अगर रेपो रेट कम होगा तो लोग क्या करेंगे, लोन लेंगे। अगर लोन लेंगे तो लोगों के पास पैसा भी आएगा। लोगों के पास पैसा आया तो लोग खर्च भी करेंगे, यानी कि मार्केट में पैसा बढ़ेगा। खर्च करेंगे तो लोगों को एसी चाहिए, कार चाहिए, यानी कि मांग बढ़ जाएगा। मांग बढ़ेगा लेकिन आपूर्ति इसके तुलना में अगर हो जाता है तो सही बात है, अगर नहीं होता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो मांग बढ़ गया यानी कि जाहिर सी बात है क्या, महंगाई बढ़ेगा, क्योंकि आपूर्ति नहीं हो पा रही है। और महंगाई अगर बढ़ गया तो उसी को हम लोग बोलते हैं मुद्रास्फीति। तो मार्केट में मुद्रास्फीति आ गई। तो ये 2 कंडीशन है कि बैंक दर कम होता है या फिर बैंक दर ज़्यादा होता है तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब आगे देखते हैं हम लोग रेपो दर। तो वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को कम अवधि के लिए, मिनिमम 14 दिन के लिए, तो कम से कम 15 दिन का कम, 15 दिन से कम यानी कि 14 दिन तक धन प्रदान करती है। यह एक प्रकार की बैंक में कैश आपूर्ति करने की दर है और इस संदर्भ में निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं। यानी कि रेपो रेट जो होता है वो 15 दिन, कम से कम 15 दिन तक के लिए दिया जाता है, जबकि बैंक दर जो होता है वो लंबे समय के लिए दिया जाता है। तो रेपो रेट की शुरुआत 1996 में किया गया था। इसके अंतर्गत तरलता का विस्तार यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी अंतर्गत किया जाता है। इसके माध्यम से केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में तरलता झोंकने का काम करती है। तरलता झोंकने का मतलब वही है कि लोगों के पास पैसा की मात्रा बढ़ जाएगी। तो रेपो रेट कम होगा तो सिंपल सा है, रेपो रेट कम कब होगा, जब बैंक दर कम होगा। यानी कि आरबीआई अगर मार्केट में पैसा लाना चाहती है तो रेपो रेट को कम कर देगी, यानी कि बैंक दर को भी वे कम करेंगे। रेपो रेट की अल्पावधि कितना दिनों की होती है, 14 दिन, ये याद रखना है, अल्पावधि 14 दिन तक होता है। अब आता है रिवर्स रेपो रेट। तो वह ब्याज दर जिस पर छोटी अवधि के लिए 15 दिनों से कम व्यावसायिक बैंक आरबीआई के पास धन जमा करती है। यानी कि क्या हो गया कि जो एसबीआई जैसे बैंक है, ये बैंक क्या करता है, आरबीआई के पास कम से कम 15 दिनों के लिए अपना पैसा को जमा करती है। जैसे कि क्या हो जाएगा कि एसबीआई के पास बहुत सारा पैसा आ गया तो वे अपने पास नहीं रखेंगे, तो वे क्या करेंगे, आरबीआई के पास जमा करेंगे। तो कम से कम 15 दिन तक के लिए अगर जमा करते हैं तो इसके बदले आरबीआई क्या करता है, एसबीआई को कुछ ब्याज देता है। तो वही ब्याज दर क्या कहलाता है, रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। यानी कि रिवर्स पैसा इनको मिल रहा है तो रिवर्स रेपो रेट कहलाएगा। इसके माध्यम से आरबीआई बैंकों को तरलता को सोखने का कार्य करता है और इसके संदर्भ में निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं, जिससे जो रिवर्स रेपो रेट होता है वो रेपो रेट से हमेशा कम होगा। यानी कि सिंपल सा, बैंक हमको जो लोन देता है उसके बदले जो ब्याज लेता है वो ज़्यादा होता है जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं और हमको जो इंटरेस्ट मिलता है। तो आरबीआई के पास अगर एसबीआई पैसा जमा करता है तो उसका जो रेट होगा वो जब आरबीआई से एसबीआई पैसा लेता है उसका रेट की तुलना में
कम होगा और हमेशा वो 1% से नीचे होगा। और RR यानी कि रिवर्स रेपो रेट एक प्रसारित दर है। तो ये हो गया हम लोग का बैंक दर, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अब आता है हम लोग का नगद आरक्षित अनुपात CRR। तो इसको समझते हैं हम लोग CRR को, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नकद कोष अनुपात। कैश रिजर्व रेशियो, CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो। तो इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि CRR जो है, CRR कितना है, 20% है, और बैंक जो है उस बैंक के पास 100 रुपया जमा है, 100 रुपया जमा है। तो 100 रुपया जमा है, तो इस 100 में से जो 20% होगा, यानी कि 100 का 20%, यानी कि 20 रुपया, 20 रुपया जो है वो बैंक को अपने पास जमा रखना होगा। यानी कि 100 में 20 रुपया बैंक को जमा रखना होगा अपने पास, यानी कि 80 रुपया जो होगा बैंक के पास, जो 80 रुपया होगा, यानी कि 100 माइनस 20 इक्वल टू जो 80 रुपया होगा। तो यही 80 रुपया जो है वो बैंक क्या करेगा, ऋण के रूप में दे सकता है। तो CRR क्या हो गया, तो एक फिक्स अमाउंट होता है जिसको बैंक को अपने पास रखना अनिवार्य होता है, और इसके अलावा जितना पैसा होता है उसी को बैंक ऋण के रूप में दे सकता है। यानी कि अगर 100 रुपये था, तो अगर CRR कितना है, 20% रेट से चल रहा है, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा। तो बैंक को अपने पास 20 रुपया जमा रखना होगा, बचा कितना, 80 रुपया। तो बैंक 80 रुपया को ही लोन के रूप में दे सकता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग के पास जो बैंक है वो 100 रुपये से कार्य करना शुरू करता है, और क्या हो गया, इसका CRR कितना हो गया, 20% हो गया। तो बैंक 20 रुपये क्या करेगा, अपने पास जमा रखेगा, और 80 रुपये का वो क्या करेगा, लोन देगा। 80 रुपये का वो ऋण दे सकता है, यही है CRR। तो बैंक के पास ऑलरेडी 100 रुपये था, जिसमें से 80 रुपया ऋण देगा। मान लेते हैं ये A व्यक्ति को ऋण देगा। तो जो अगला स्टेप होगा, अगला स्टेप बैंक क्या दिखाएगा, उसके पास 100 रुपये है और वो 80 रुपये ऋण दिया है, यानी कि टोटल अब वो कितना दिखाएगा, उसके पास 180 रुपये दिखाएगा। क्लियर यहाँ तक। 100 रुपये से शुरू किए थे हम लोग, 20 रुपये CRR के रूप में जमा कर दिए, 80 रुपये हम लोग ऋण दिए। तो अगला स्टेज में क्या दिखाएगा बैंक, कि 100 रुपये उसके पास ऑलरेडी था और 80 रुपये का ऋण दिया है, यानी कि अब 180 रुपये बैंक के पास हो गया। CRR कितना है, 20 रुपया है। तो 180 का अब 20% अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 रुपया आ जाएगा। 180 का 20%, तो 18 दूनी 36। तो आ गया हम लोग का 180 का 20%, 36 रुपया आ गया। यानी कि 36 रुपये क्या बता रहा है, कि बैंक को अब 36 रुपये अपने पास रखना होगा, और बाकी जो पैसा है वो हम लोग लोन दे सकते हैं। यानी कि 100 रुपये जो टोटल बैंक के पास था, उस 100 में से 36 रुपये हमको CRR के रूप में रखना पड़ेगा। यानी कि कितना हो गया, हम लोग के पास 64 रुपया हो गया। तो अब बैंक 64 रुपया लोन दे सकता है। तो पहला स्टेज में बैंक 80 रुपया लोन दे सकता था, दूसरा स्टेज में बैंक कितना, 64 रुपया का लोन दे रहा है। अब क्या करेगा, ये 64 रुपये का लोन मान लेते B व्यक्ति को देगा। बैंक क्या करेगा, B व्यक्ति को 64 रुपये का लोन दे देगा। और अगले स्टेज में बैंक क्या करेगा, 180 रुपया और प्लस 64 रुपया को ऐड करके दिखाएगा। फिर क्या करेगा, इसका 20% CRR निकालेगा, और जितना होगा उसको घटाने के बाद जो बचेगा उसको फिर से अन्य व्यक्ति को लोन देने का कार्य करेगा। और यह प्रक्रिया तब तक चलता रहेगा जब तक जो CRR हम लोग का यहाँ पे 36 रुपया आया, जो CRR हम लोग का यहाँ पे 20 रुपया आया, ये CRR चल कर हम लोग का 100 रुपया जब तक नहीं हो जाता। यानी कि हम लोग 100 रुपये से शुरू किए थे, और टोटल CRR जब तक 100 रुपया नहीं हो जाता है तब तक हम लोग इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे, लोगों को लोन देते रहेंगे। यानी कि जब बैंक का टोटल कुल जमा हम लोग 500 रुपये दिखाएंगे, बैंक का टोटल कुल जमा 500, यानी कि जब हम लोग 100 से शुरू किए थे, 100 से शुरू किए थे, फिर कितना दिखाएं हम लोग, 180 दिखाएं, फिर 180 में 64 ऐड कर देंगे। तो ऐसा करके हम लोग आगे देते जाएंगे, और एक टाइम क्या आएगा जब बैंक का टोटल जमा कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो 500 का अगर हम 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, हम लोग के पास 100 रुपया आएगा। तो यही 100 रुपये क्या है, हम लोग का CRR हो जाएगा। तो 100 रुपये से हम लोग शुरू किए थे, और CRR कितना हो गया, हम लोग का 100 आ गया। तो इसी स्टेप में हम लोग को रुक जाना है। यानी कि क्या हो गया, कि पहला राउंड में क्या हो गया, हम लोग के पास 100 रुपये था,
जिसमें से हम लोग CRR 20 रुपये के फॉर्म में रख लिए हम लोग, और 80 रुपये का किया हम लोग ऋण के रूप में दिए। सेकंड स्टेज में क्या था, 80 रुपये का हम लोग ऐड किए तो 180 रुपये हो गया। फिर इसका 180 का 20% 36 रुपये आ गया हम लोग के पास, CRR के रूप में रखे, और 64 रुपये हम लोन दिए। अब फिर क्या करेंगे, इस 64 रुपये का हम लोग अगला स्टेज में 180 प्लस 64 करेंगे, फिर इसका 20% निकालेंगे हम लोग, और ये प्रोसेस हम लोग का चलते रहेगा। कब तक चलते रहेगा, तो जब तक फाइनली हम लोग का जो अंतिम स्टेज होगा, तो ये हम लोग का टोटल 500 रुपया हो जाएगा। तब जाके अगर हम 500 का 20% निकालेंगे तो 100 रुपया आएगा, यानी कि फाइनली हम लोग 400 रुपये का लोन दे सकते हैं। यानी कि अगर हमारे बैंक में 100 रुपये अगर है तो हम लोग 400 रुपये का लोन दे सकते हैं, क्योंकि CRR कितना डिसाइड किया गया हम लोग के अकॉर्डिंग, तो 20% डिसाइड किया गया है, यानी कि इतना बैंक को अपने पास रखना होगा। तो 100 रुपये बैंक अपने पास रखेगा, यानी कि 500 रुपये का वो, जब 500 रुपये उसके पास होगा तो उसका 20% कितना होगा, 100 रुपये होगा, तो 100 रुपये वो रखेगा। यानी कि बैंक 400 रुपये का ऋण लोगों को दे सकता है जब बैंक के पास 100 रुपये है। तो यही है CRR का कंसेप्ट। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अब जो थ्योरी है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। तो CRR, तो बैंक के कुल जमा का जो भाग RBI के पास नगद के रूप में रखना होता है, यानी कि जो हम लोग 20% जो मान के चल रहे हैं, तो वही क्या होता है, RBI के पास जमा रखना होता है, उसे CRR कहते हैं। यानी कि यही 20% CRR कहलाएगा, और ये हमेशा 3% से 15% के बीच ही निर्धारित किया जाता है। तो हम लोग 20% मानना था, मान ली, लेकिन ये 3% से 15% के बीच ही होगा। और मैक्सिमम कहाँ तक देखें हम लोग, तो अगर 100 रुपये बैंक के पास था तो मैक्सिमम 500 रुपये का लोन दे सकता था। हालांकि नरसिंहम समिति 1 के अनुसार CRR कभी भी 8% के ऊपर नहीं होना चाहिए, और बैंकों ने इस दिशा निर्देश का पालन भी किया है, और इस संदर्भ में निम्न तथ्य महत्वपूर्ण है। तो नरसिंहम समिति के अनुसार CRR जो होगा कभी भी 8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या देखते हैं, दरअसल यह बैंकों से लिया गया एक प्रकार का लाइसेंसिंग शुल्क है, जिसके ऊपर कोई ब्याज दर नहीं दिया जाता है। जब CRR बढ़ाया जाता है तो बैंकों के पास नकदी की कमी आती है, और बैंक इसी कमी को पूरा करने के लिए ब्याज दर बढ़ा देती है, ताकि लोग बैंक में रुपया जमा करें। लोगों के द्वारा बैंकों में रुपया जमा करने पर बाजार या अर्थव्यवस्था में और GDP में भी कमी आती है। सामान्यतः मुद्रास्फीति की उच्च दशा को देखते हुए RBI के द्वारा ऐसा किया जाता है। इसको अब हम लोग समझते हैं क्या बोल रही है। CRR है ना, तो RBI क्या करेगा, RBI CRR के रेट को हाई कर देगा। दो केस लेते हैं हम लोग। सबसे पहला हो गया RBI हो गया, और नीचे कोई भी एक बैंक हो गया जहाँ पर CRR के फॉर्म में पैसा रखना होता है। ये हो गया हम लोग का पहला केस हो गया, और फिर से ये हम लोग का दूसरा केस होगा। तो इसमें क्या होता है, RBI जो है ये CRR के रेट को मान लेते हैं, ये 5% रखते हैं, और ये दूसरा केस है जिसमें CRR का रेट कितना है, 10% मान लेते हैं। तो 10% मतलब क्या हो गया कि जो भी वाणिज्यिक बैंक है उसके पास जितना भी जमा पूंजी है उसका 10% अपने पास जमा रखना होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो भी वाणिज्यिक बैंक है उसके पास जितना भी जमा पूंजी है उसका 5% अपने पास जमा रखना होगा। यही है CRR। तो अगर 5% जमा रखना है, अगर 100 रुपया है टोटल बैंक के पास, वाणिज्यिक बैंक के पास कितना है, 100 रुपया है, तो 100 का 5%, 100 का 5%, 5 रुपया हो जाएगा। यानी कि 5 रुपया वाणिज्यिक बैंक को अपने पास रखना है, बाकी 95 रुपया का बैंक क्या कर सकता है, लोन यानी कि ऋण दे सकता है। यही है। और यहाँ पे 10% है, तो 100 का 10%, 10 रुपया हो जाएगा। यानी कि जो वाणिज्यिक बैंक है वो 90 रुपया ऋण के रूप में दे सकता है। यही ना है। तो अब यहाँ पे 95 रुपया ऋण देगा, और यहाँ पे 90 रुपया, तो जाहिर सी बात यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट है, यहाँ पे कम अमाउंट है, तो 95 रुपया ऋण देगा। यानी कि इस केस में क्या, बैंक के पास जो भी वाणिज्यिक बैंक है, SBI है, बैंक ऑफ इंडिया, तो इनके पास क्या है, पैसा की मात्रा ज़्यादा है। तो अगर इनके पास पैसा की मात्रा ज़्यादा है, इसकी तुलना में कंडीशन 2 की तुलना में अगर पैसा ज़्यादा है A के पास, 1 के पास, तो ये लोगों को क्या करेंगे, ज़्यादा लोन देंगे। क्योंकि बैंक को अपने पास तो पैसा रखना है नहीं, वो इन पैसों को अपने ग्राहकों को देंगे, तो ग्राहक को ज़्यादा लोन देंगे। ग्राहक को ज़्यादा लोन मिलेगा तो ये इन पैसा को क्या करेंगे, खर्च करेंगे ज़्यादा। वो ज़्यादा खर्च करेंगे, या फिर इनको निवेश भी कर सकते हैं वे।
तो निवेश होगा, यानी कि मार्केट में क्या होगा, पैसा होगा, यानी कि पैसा आएगा लोगों के पास तो मांग बढ़ जाएगा। मांग बढ़ा, लेकिन अगर आपूर्ति हो गया तो अच्छा बात है, लेकिन अगर आपूर्ति नहीं हुआ तो मुद्रास्फीति आ जाएगा। तो मुद्रास्फीति को अगर कंट्रोल करना है तो आरबीआई क्या करेगा, सीआरआर के दर को बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि अगर सीआरआर का दर अगर बढ़ जाएगा तो हम लोग कंडीशन सेकंड आता है, जिसमें बैंक के पास कितना 90 रुपये लोन देना है। तो 90 रुपये लोन देना है, यानी कि कम लोगों को लोन मिलेगा। लोगों को लोन क्या होगा, कम मिलेगा। लोन कम मिलेगा तो खर्च कम करेंगे, खर्च कम करेंगे, निवेश भी कम करेंगे। परिणाम क्या होगा, मार्केट में पैसे की कमी होगी। पैसे की कमी यानी कि मांग में कमी, और मांग में कमी यानी कि मुद्रास्फीति नहीं आएगा, मुद्रास्फीति नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आरबीआई सीआरआर को बढ़ाकर या फिर सीआरआर को घटाकर अर्थव्यवस्था में प्रभाव डालती है। तो जब सीआरआर को कम किया जाता है तो बैंकों के पास नकदी अधिक रहती है, यानी कि सीआरआर कम है तो लोन देने के लिए बैंक के पास अधिक पैसा रहता है, अधिक नकदी रहता है, और बैंक ब्याज दर को कम कर देता है। अधिक पैसा है तो लोगों को लोन देना है तो इंटरेस्ट रेट कम कर दो, अपने आप लोन आकर्षित होकर उनके पास आएंगे, जिससे लोग पैसा बैंकों में रखने के बजाय निवेश करना पसंद करते हैं। इसके साथ ही अधिक नकदी के कारण बैंक द्वारा लोन भी अधिक बांटा जाता है। इससे आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ती है और विकास की रफ्तार तेज होती है। यानी कि सब चीज़ आरबीआई पे डिपेंड कर रहा है कि मार्केट में पैसा आएगा, मार्केट में निवेश होगा या नहीं होगा, ये सारा आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी पर ही डिपेंड कर रहा है। अब आता हम लोग का स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको हम लोग बोलते हैं सांविधिक तरलता अनुपात SLR। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा 24 के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक को अपने कुल जमा का जो भाग अपने पास तरल रूप में, चाहे वो सोना के रूप में, प्रतिभूति के रूप में या फिर ऋण पत्र, विकास पत्र के रूप में रखना होता है, वही क्या कहलाता है, SLR कहलाता है। तो प्रारंभ में इसकी न्यूनतम सीमा 25% थी तथा अधिकतम सीमा 40% थी, परंतु नरसिंहम कमेटी की सिफारिश पर इसकी न्यूनतम सीमा समाप्त कर दी गई और इसके अंतर्गत निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण हैं। यानी कि जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनके पास जितना भी कुल जमा होता है उसका कुछ परसेंट अपने पास ही जमा रखना होता है। देखिए सीआरआर और एसएलआर में डिफरेंस क्या है, दोनों में पैसा रखना होता है, लेकिन सीआरआर में जो पैसा रखना होता है वो पैसा आरबीआई के पास जमा रखना होता है, और एसएलआर में जो पैसा रखना होता है वो जो भी बैंक, जैसे अगर बैंक ऑफ इंडिया है तो बैंक ऑफ इंडिया को अपने पास पैसा रखना होता है, बस यही डिफरेंस है दोनों में। तो एसएलआर में क्या हो गया कि जो भी वाणिज्यिक बैंक है उसको अपने कुल जमा का कुछ परसेंट अपने पास तरल के रूप में, चाहे सोना हो, प्रतिभूति या फिर ऋण पत्र या फिर विकास पत्र के रूप में रखना होता है। शुरू में इसका न्यूनतम सीमा 25% था, यानी कि मिनिमम 25% आपको एसएलआर के फॉर्म में अपने पास पैसा रखना ही होगा, ताकि फ्यूचर में अगर कभी बैंक दिवालिया हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो लोग बैंक में पैसा रखे तो उनको कुछ मात्रा में पैसा दिया जा सके, उनकी क्षतिपूर्ति को कम किया जा सके। और अधिकतम सीमा कितना था, 40% था, लेकिन नरसिंहम कमेटी की सिफारिश के बाद जो न्यूनतम सीमा था उसको ख़त्म कर दिया गया। अब इसमें क्या एसएलआर जो होगा वो नगद होगा, सोना, यानी नगद मतलब पैसा के रूप में, रुपया के रूप में, सोना या फिर सरकारी प्रतिभूति के रूप में भी हो सकता है। इसका कोई ऊपरी सीमा भी तय नहीं है, और एसएलआर के निवेश में लाभ मिलता है, और यह सीआरआर जैसा नहीं है। तो यही हो गया हम लोग का एसएलआर हो गया। तो सीआरआर जो होता है वो आरबीआई के पास रखना होता है, जबकि एसएलआर खुद बैंक के पास जमा रखना होता है। अब अगला आता है हम लोग का खुले बाजार की क्रिया। तो इसके तहत प्रतिभूति का क्रय विक्रय होता है। तो प्रतिभूति का क्रय विक्रय के अंतर्गत क्या होता है, तो इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। प्रतिभूति का क्रय विक्रय, तो अगर प्रतिभूति है मतलब ये क्या हो गया, एक वित्तीय साधन है। प्रतिभूति क्या हो गया, एक वित्तीय साधन हो गया, जो कि किसी व्यक्ति या फिर संस्था को किसी अन्य व्यक्ति या फिर संस्था से पैसा उधार लेने या फिर निवेश करने की अनुमति देता है। इसके अंतर्गत हम लोग का शेयर आ गया, बॉन्ड आ गया, बॉन्ड पेपर सब, म्यूचुअल फंड आ गया, ये सब आ जाता है। तो अगर बैंक क्या करता है, प्रतिभूति को बेचता है। बैंक क्या करता है, प्रतिभूति को बेचता है। तो खरीदेगा कौन, तो जो पब्लिक होगी वो क्या करेगा, प्रतिभूति को खरीदेगा। तो लोग प्रतिभूति को खरीदेगा, तो खरीदने के लिए लोग क्या करेंगे, बैंक को पैसा देंगे। यानी कि बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बैंक से प्रतिभूति को खरीदने के लिए बैंक को पैसा देंगे।
यानी कि अब लोगों के पास जो पैसा था वो पैसा कौन ले लेगा, बैंक ले लेगा, और इसके बदले बैंक क्या करेगा, लोगों को प्रतिभूति देगा। यानी कि सिंपल सा है कि प्रतिभूति बेचकर बैंक लोगों से पैसा ले लेता है और उनको प्रतिभूति दे देता है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों के पास पैसे की यानी कि तरलता की कमी हो जाती है। तरलता या फिर पैसे की कमी हो जाती है। अगर पैसे की कमी होगी तो जायज़ सी बात है मांग की कमी होगी, और मांग की कमी होगी तो बाज़ार में मुद्रास्फीति देखने को नहीं मिलेगी। ये हो गया पहला केस। दूसरा केस देखते हैं क्या, कि सरकार क्या करती है, बाजार से प्रतिभूति को खरीदती है। बैंक क्या करेगा, बाजार से प्रतिभूति को खरीदेगा, यानी कि जो व्यक्ति है इनसे प्रतिभूति को बैंक क्या करेगा, खरीदेगा। तो अगर बैंक प्रतिभूति को खरीदेगा तो इसके बदले लोगों को क्या देगा, पैसा देगा। लोगों के पास पैसा देगा यानी कि लोगों के पास तरलता की पूर्ति होगी। अगर तरलता है तो मांग बढ़ेगा, और मांग बढ़ेगा, और अगर आपूर्ति नहीं होता है तो मुद्रास्फीति आ जाएगी। तो इस प्रकार से खुले बाजार की प्रतिक्रिया होती है, जिसके माध्यम से बाजार को कंट्रोल किया जा सकता है। तो यही हो गया हम लोग का ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये सारा चीज़ हो गया हम लोग का परिणात्मक उपाय हो गया। अब आता है गुणात्मक उपाय। इसमें क्या आ रहा देखते हैं। तो चयनात्मक साख नियंत्रण, तो इसका तात्पर्य अर्थव्यवस्था के कुछ चयनात्मक क्षेत्रों से है। इसके माध्यम से व्यावसायिक बैंकों को अवांछित आर्थिक क्रिया तथा गैर प्राथमिक क्षेत्रों को लोन देने से हतोत्साहित किया जाता है, जबकि प्राथमिक क्षेत्रों को लोन देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सिंपल से इसमें बोला क्या है कि जो प्राथमिक क्षेत्र होंगे जैसे कृषि वाले क्षेत्र, उन सभी को लोन देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है बैंक को, जबकि प्राथमिक क्षेत्र के अलावा जो गैर प्राथमिक क्षेत्र होते हैं उनको लोन देने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैंक होते हैं जो कि किसानों को लोन देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि किसान हो सकता है कि बैंक के लोन को चुकता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। अच्छा पानी गिरा, अच्छा फसल होगा तो वे लोन को चुका देंगे, लेकिन अगर अच्छा फसल नहीं होता है तो वे लोन को चुका नहीं पाएंगे। इसीलिए बहुत सारे ऐसे नियम बनाए गए जिसकी वजह से प्राथमिक क्षेत्र में लोन देना अनिवार्य कर दिया गया। अब है साख की राशनिंग। तो इसके अंतर्गत आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण देने की अधिकतम सीमा निर्धारित करता है। जैसे वाणिज्यिक बैंक को वर्तमान में 40% ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को देना है, यानी कि जितना भी ऋण दे रहे हैं 100 रुपये का ऋण है तो इसमें से 40 रुपये जो ऋण होगा ये मुख्य रूप से वे सभी क्षेत्र जिसको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है उनको ही देना पड़ता है। जैसे कि कृषि क्षेत्र हो गया, कुटीर उद्योग क्षेत्र हो गया, फिर पिछड़े वर्ग समुदाय को ऋण देना अनिवार्य हो जाता है। फिर आगे आएगा नैतिक प्रभाव। तो इसके तहत आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को अपने नीतियों का पालन करने हेतु कई अनुदेशों एवं दबावों की घोषणा करता है तथा इसके लिए पत्र अभिभाषण के माध्यम से नैतिक दबाव बनाने का प्रयास करता है। और पांचवा प्रत्यक्ष कार्यवाही, यानी कि अगर किसी प्रकार का विसंगति पाया जाता है किसी भी कार्य को करने में बैंक में, तो आरबीआई के द्वारा की जाने वाली दंडात्मक कार्यवाही प्रत्यक्ष कार्यवाही है। तो ये इसी के साथ हम लोग का यहाँ पे बैंक के जो भी प्रमुख प्रावधान थे, आरबीआई का गठन या फिर आरबीआई का क्या कार्य है, वो सारा चीज़ खत्म हो जाता है। 1 से 2 बार आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, तो बहुत हद तक बैंकिंग आपको समझ में आ जाएगा। और अगर एक बार बैंकिंग समझ लेते हैं तो इसको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये धीरे धीरे ईजी टॉपिक बन जाता है। अब एक और टॉपिक है हम लोग उसको देखते हैं, भारत में मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली की संरचना। तो इसमें फिर बहुत सारे फैक्चुअल डाटा आएंगे जिसको याद रखना होगा, तो जितना पॉसिबल होगा याद करिएगा और जो नहीं होगा उसको स्किप कर दीजिएगा। तो भारत में मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली की संरचना। तो मुद्रा जो है वो क्या, वस्तु और सेवाओं के विनिमय का एक माध्यम है, क्योंकि मुद्रा की वजह से हम किसी वस्तु या फिर सेवा को खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। मुद्रा के द्वारा वस्तुओं की खरीद बिक्री होती है। पेपर नोट एवं सिक्का मुद्रा का आधुनिक स्वरूप है। जैसे कि अभी हम लोग चलता है, सिक्का भी चलता है और पेपर नोट भी चलता है, जो 500 का नोट हो गया वो वाला। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करेंसी बोलते हैं। और आधुनिक करेंसी का अपने आप में कोई महत्व नहीं है, लेकिन यह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, इसीलिए इसका महत्व हो जाता है। भारत सरकार की तरफ से आरबीआई करेंसी नोट जारी करती है। हम लोग देखें कि 1 रुपया का सिक्का या फिर नोट, उससे ऊपर का जितना भी बड़ा नोट होता है वो सब मुख्य रूप से आरबीआई के द्वारा ही जारी किया जाता है, बाकी वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो भारत सरकार के द्वारा आरबीआई करेंसी नोट जारी किया जाता है। 1 रुपये का करेंसी नोट भारत सरकार स्वयं जारी करती है, वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी कराती है, जिसमें वित्त सचिव का भी हस्ताक्षर होता है। तो ये ध्यान रखना है कि 1 रुपये का जो नोट होता है, 1 रुपये का जो करेंसी होता है, उस पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। और भारतीय मुद्रा को लीगल टेंडर मनी की संज्ञा दी जाती है। मतलब क्या हो गया
कि भारतीय मुद्रा जो उसको भारत में कोई व्यक्ति लेने से इनकार नहीं कर सकता है। अगर लेने से इनकार कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। और भारत की मुद्रा की इकाई क्या है? रुपया है, जो दशमलव पद्धति पर आधारित है। अब है क्या, भारत में बैंकिंग प्रणाली का मुख्य कार्य लोगों से उनकी जमाओं को स्वीकार करना और बदले में ब्याज देना है। यही बैंकिंग प्रणाली का मुख्य कार्य है कि लोगों के पास जो पैसा है उस पैसा को जमा रखना अपने पास, और जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, कोष नहीं है, उन लोगों को लोन देना, उन लोगों को ब्याज देना। यही बैंक का कार्य होता है। बैंक अपने पास जमा राशि का एक बड़ा हिस्सा बाजार में ऋण के रूप में वितरित कर देती है। तो बैंक अपने पास जो पैसा रख के क्या करेगा, चार थोड़ा डालने वाला है, वो पैसा को क्या करेगा, लोगों को देगा। लोगों के देने के बदले वो क्या करेगा, उनसे इंटरेस्ट लेगा, जो कि बैंक का कमाई होता है। इस प्रकार बैंक जमाकर्ता और ऋणी के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाती है। यानी कि जिनके पास ज़्यादा पैसा वो आके बैंक में जमा करे, और जिनको पैसा की आवश्यकता है वो बैंक से आके लोन ले। जमाकर्ताओं से प्राप्त होने वाला ब्याज दर सदैव ऋणदाताओं से लिए जाने वाले ब्याज दर की अपेक्षा कम होता है। यानी कि अगर बैंक किसी व्यक्ति को लोन देता है तो वो ब्याज दर ज़्यादा होगा किसके तुलना में, तो कोई व्यक्ति अगर बैंक में पैसा जमा करता है तो उसके तुलना में। और यह अंतर ही भारत में बैंक की आय का मुख्य स्रोत। यानी कि बैंक के द्वारा दिया जाने वाला ब्याज दर उधार लेने वाले से वसूले जाने वाली ब्याज दर से कम होता है। और इन्हीं ब्याज दरों के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रेड बोलते हैं। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, स्प्रेड। और यही क्या होता है, बैंक का कमाई होता है। यानी कि अगर बैंक में हम लोग क्या किए, बैंक में पैसा जमा किए, हम लोग 2% इंटरेस्ट रेट मान लेते हैं मिलता, बैंक हमको 2% बढ़ा कर देगा। लेकिन वही अगर हम बैंक से पैसा लोन लिए हैं तो वो हमको 3% इंटरेस्ट रेट पर लोन देगा। तो 1%, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 1% हो गया। तो यही 1% क्या कहलाएगा, स्प्रेड कहलाएगा। यही 1% बैंक का कमाई होगा। अब आता है यहाँ से बहुत सारे फैक्ट। तो भारत में 19वीं सदी के प्रारंभ में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत हुई। 1770 में सबसे पहले बैंक के रूप में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई। तो ये रखना है याद कि 1770 में सबसे पहले भारत में सबसे यूरोपीय प्रबंधन के अंतर्गत प्रथम बैंक के रूप में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना किया गया। फिर 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ मुंबई और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। तो 1806, 40 और 43, 6 में हो गया बैंक ऑफ बंगाल, 40 में हो गया बैंक ऑफ मुंबई, 43 में हो गया बैंक ऑफ मद्रास, इनका स्थापना किया गया। और संयुक्त रूप से इन तीनों बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक की संज्ञा दिया गया। फिर 1881 का समय आता है। इसमें पहली बार आंशिक रूप से किसी भी भारतीय का शेयर था और वो बैंक का नाम था अवध कमर्शियल बैंक। तो 1881 में एक बैंक का स्थापना हुआ जिसमें पहली बार आंशिक रूप से किसी भारतीय का शेयर था और उस बैंक का नाम है अवध कमर्शियल बैंक। तो ये ध्यान रखना है कि कौन सा ऐसा पहला बैंक था जिसमें भारतीयों का आंशिक रूप से योगदान रहा था, तो वह अवध कमर्शियल बैंक था। फिर 1895 का समय आता है और यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना किया था, जो कि पूर्ण रूप से भारतीयों के द्वारा स्थापना किया गया। तो पंजाब नेशनल बैंक जो कि पूरी तरीके से भारतीयों के द्वारा स्थापित किया गया बैंक है, जबकि आंशिक रूप से भारतीयों के द्वारा स्थापित किया गया बैंक अवध कमर्शियल बैंक है, 1881 में स्थापना किया गया था। तो ये दोनों याद रखना कि पूर्ण रूप से भारतीय के द्वारा भारतीय बैंक के रूप में पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना किया गया और आंशिक रूप से अवध कमर्शियल बैंक का स्थापना किया गया। फिर 1929 का समय आता है। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को विलय कर दिया जाता है, तीनों को मर्ज कर दिया जाता है और इन्हीं का नाम पड़ता है इंपीरियल बैंक। और ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधा के विकास के लिए 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यानी कि सरकार का कंट्रोल अब इंपीरियल बैंक पे आ गया। तो इंपीरियल बैंक का गठन किसको मिलाकर किया, बैंक ऑफ बंगाल जिसका गठन 1806 में किया गया, बैंक ऑफ मुंबई जिसका गठन 1840 में किया गया और बैंक ऑफ मद्रास जिसका गठन 1843 में किया गया। तो इन तीनों को मर्ज करके 1955 में इंपीरियल बैंक बना दिया गया और इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और इसी को हम लोग वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, यानी कि SBI के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारे अन्य बैंक हैं, तो उनके सहायक बैंक के रूप में भी उनको परिवर्तित कर दिया गया। SBI के सहायक बैंक के रूप में उनको परिवर्तित किया गया, जिसको स्टेट बैंक ग्रुप के नाम से जाना जाता है। तो अभी तक क्या हो गया, सबसे पहला 1770 का समय है। इस समय बैंक ऑफ हिंदुस्तान का स्थापना हुआ, लेकिन इसमें भारतीयों का कोई भी योगदान नहीं है। इसके बाद 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ मुंबई और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास का स्थापना किया गया। इन तीनों बैंकों को मर्ज करके 1955 में इंपीरियल बैंक नाम दिया गया
जिसके बाद इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पड़ गया। वैसा बैंक जिसमें भारतीयों का आंशिक रूप से योगदान था वो बैंक था अवध कमर्शियल बैंक, और जो कि पूर्ण रूप से भारतीयों के द्वारा स्थापित किया गया था उस बैंक का नाम था पंजाब नेशनल बैंक। इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। अब बैंकों पर अधिक नियंत्रण के लिए 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये डाटा याद रखना है कि 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1969 में किया गया था। और इसके बाद फिर से 1980 का समय आता है, इंदिरा गांधी वापस आती है और 6 निजी बैंक का राष्ट्रीयकरण करती है। तो 1969 में 14 बड़े राष्ट्रों का राष्ट्रीयकरण किया गया, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि कितने बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और उसके बाद 1980 में फिर से 6 निजी बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी कि टोटल 14 और 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 4 सितंबर 1993 को सरकार ने घाटे में चल रहे न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलय कर दिया, यानी कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया घाटा में चल रहा था तो उसको पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलय कर दिया 1993 में। और इस प्रकार राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 से घटकर 19 हो गई, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया जो था वो पंजाब नेशनल बैंक में मिल गया। तो बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक को मिलाकर 20 होता था, मर्ज कर दिया गया उसमें, तो एक घट गया यानी कि 19 हो गया। पुनः IDBI और भारतीय महिला बैंक का सार्वजनिक क्षेत्र बैंक की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। अब 1 अप्रैल 2017 को सभी एसोसिएट्स बैंक और भारतीय महिला बैंक का SBI में विलय कर दिया गया। SBI का सभी एसोसिएट्स बैंकों के विलय के पश्चात सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की संख्या 21 हो गई, जिसमें 19 राष्ट्रीयकृत बैंक, SBI और IDBI बैंक शामिल थे। फिर 21 जनवरी 2019 का समय आता है, इसमें IDBI बैंक को निजी क्षेत्र बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया और इसके पहले यह सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के रूप में वर्गीकृत था, यानी कि IDBI को निजी क्षेत्र बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया, जबकि इससे पहले वो सरकारी बैंक के रूप में कार्य कर रहा था। फिर 1 अप्रैल 2019 को देना बैंक को विजया बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय के पश्चात देना बैंक और विजया बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मिला दिया गया और इसके बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या घटकर 17 हो गई, यानी कि देना बैंक और विजया बैंक को जब बैंक ऑफ बड़ौदा में मिलाया गया तो टोटल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी हो गई, 17 हो गई, क्योंकि शुरू में कितना 14 बैंक और प्लस 6 बैंक 20 बैंक था, जो कि घटकर अब कितना हो गया, 17 हो गया। और वृहद सुदृढ़ीकरण के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने 10 सार्वजनिक क्षेत्र बैंक का 4 केंद्रीय बैंक में विलय को अपनी स्वीकृति प्रदान की है और इस योजना के अनुसार विलय का प्रारूप निम्नलिखित होगा, यानी कि अब ये 10 जो सार्वजनिक बैंक है इनका विलय किया जाएगा। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यूनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया जाएगा, सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में विलय होगा और आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय होगा और इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो जाएगा। तो इस विलय के बाद 1 अप्रैल 2020 से प्रभावित हो गया है और इन बैंकों के विलय के पश्चात अब सार्वजनिक क्षेत्र बैंक की कुल संख्या 12 है, जो कि निम्नलिखित है। तो ये याद रखना है कि वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की कुल संख्या 12 हो गई और ये बैंक कौन कौन से हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि वर्तमान में टोटल 12 सरकारी बैंक कार्य कर रहा है। ये हम लोग को ध्यान रखना है। 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था, 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था, 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, जो कि बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर बनाया गया था। तो ये सारा चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है। फिर 1975 में ग्रामीण साख की आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई और वर्तमान में देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या 43 है। तो ये भी ध्यान रखना है कि टोटल सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक 12 हो गया, जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या वर्तमान में 43 हो गया। वाणिज्यिक बैंक की श्रेणी में राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और निजी क्षेत्र के बैंक शामिल हैं। सहकारिता बैंक वाणिज्यिक बैंक की श्रेणी में शामिल नहीं किए जाते। तो ये ध्यान रखना है कि वाणिज्यिक बैंक में कौन कौन आ जाएंगे, जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गया या फिर निजी बैंक हो गया, तो ये सभी वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत आते हैं, जबकि सहकारिता बैंक को वाणिज्यिक बैंक की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि इनका उद्देश्य सहकारी समितियों का निर्माण करना कर इन्हें साख सुविधा उपलब्ध करना है और इनका विकास करना है। अब RBI एक्ट 1934 के अंतर्गत बैंकों को निम्नलिखित 2 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया, एक अधिसूचित बैंक और एक गैर अधिसूचित बैंक। तो अधिसूचित बैंक क्या है, तो इसका आशय वैसे बैंक से है जिसका चुकता पूंजी 5 लाख रुपए से अधिक हो, वह RBI एक्ट की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध हो, यानी कि टोटल पूंजी जो होगा 5 लाख से अधिक होगा, प्लस RBI की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध होगा वो बैंक
और आरबीआई इस बात से संतुष्ट होगा कि वह बैंक का जो भी गतिविधि है और जमाकर्ताओं के लिए वो हानिकारक नहीं है। सभी भारतीय एवं विदेशी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राज्य सहकारिता बैंक अनुसूचित बैंक हैं। यानी कि अनुसूचित बैंक में क्या आ जाएगा, तो वे सभी बैंक जिनका पूंजी 5 लाख होगा, आरबीआई एक्ट के दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध होंगे। प्लस आरबीआई को इस बात पर भरोसा होगा कि बैंक के द्वारा जो भी गतिविधि किया जा रहा है वह उनके कस्टमर के लिए हानिकारक नहीं है, तो वह अनुसूचित बैंक के अंतर्गत आ जाएंगे, अधिसूचित बैंक के अंतर्गत आ जाएंगे। अब है न्यूनतम चुकता पूंजी। तो किसी कंपनी के अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसे शेयर होल्डर ने खरीद लिया है उसको न्यूनतम चुकता पूंजी कहा जाता है। अधिकृत पूंजी, तो अधिकृत पूंजी का अर्थ है कि कोई कंपनी की सीमा तक अपना शेयर जारी कर सकता है, किस सीमा तक अपना शेयर जारी कर सकता है। और गैर अधिसूचित बैंक, तो इसका अर्थ है वैसे बैंक से जो आरबीआई एक्ट की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है। यानी कि जो आरबीआई एक्ट की दूसरा अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है वे सभी गैर अधिसूचित बैंक के अंतर्गत आएंगे। तो हम लोग को मुख्य रूप से बैंकिंग सेक्टर में इतना ही सारा चीज़ों को पढ़ना था। तो इसी के साथ हम लोग का सेक्शन ए, इकोनॉमिक्स का सेक्शन ए खत्म होता है और सेक्शन सी खत्म हो चुका है। अब हम लोग सेक्शन बी को शुरू करेंगे। तो बैंकिंग प्रणाली को एक बार आप लोग खुद से समझिए, वीडियो को देखिए 2 से 3 बार। अगर एक बार समझ में आता है तो जाहिर सी बात है बैंकिंग को और बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जो कि हम लोग का नया सेक्शन होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। पीडीएफ के लिए आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा।